मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग घर में रहकर स्वस्थ और सुखी होगे। पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें कुंडलियाँ पाठ पढ़ाया था। आज गिरधर जी की कुंडलियों का एक्सरसाइज प्रश्न उत्तर दोनों के साथ में मैं तुम्हें डिटेल में बताने जा रहा हूँ। कुछ इस तरह से प्रश्न आएंगे जिसका वर्णन हम एक एक करके करते हैं। पहला पद्य गिरधर जी का लाठी से है। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता को मारे, दुश्मन दावागीर होए तिनहों को झारे। कह गिरधर कबीराय, सुनो हे धूर के बाटी, सब हथियार न छाड़ी, हाथ में लीजिए लाठी। अब इससे 4 क्वेश्चन हम तुम्हें बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन, लाठी को सदा हमें अपने पास क्यों रखना चाहिए? पहला क्वेश्चन है, लाठी को सदा अपने पास हमें क्यों रखना चाहिए? नंबर 2, लाठी का प्रयोग कवि ने किन किन रूपों में किया है? तीसरा प्रश्न, दुश्मन दावागीर से तुम क्या समझते हो? और इसका चौथा प्रश्न होगा कि पद्यांश का भावार्थ स्पष्ट करो। तो पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कवि का कथन है, लाठी में अनेक विशेषताएं हैं, लाठी का बहुत महत्व है, इसलिए लाठी की उपयोगिता का ध्यान रखते हुए हमें लाठी को सदैव अपने पास में रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, लाठी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो हम इसके उदाहरण के रूप में हम बोलेंगे कि लाठी का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में भिन्न भिन्न स्थानों पर करते हैं। जैसे गहरी नदी हो, नाली हो, वहाँ पे हमें लाठी हमारे अंगों को भीगने से बचाता है। अर्थात लाठी के द्वारा हम नाली की गहराई को समझ लेते हैं और हम अपने को उससे बचा लेते हैं। मेरे अंग, मेरे कपड़े भीगने से बच जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 का आंसर है, दुश्मन दावागीर से यह तात्पर्य है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उसके बहुत से दोस्त होते हैं और बहुत से दुश्मन होते हैं। व्यक्ति का कार्य जिसको प्रिय लगता है, व्यक्ति जिसकी मदद करता है, उसके लिए तो वह प्रिय हो जाता है, और जिन लोगों का साथ उसके साथ नहीं होता है, जिन लोगों का स्वार्थ उससे सिद्ध नहीं होता है, उसके लिए वह दुश्मन बन जाता है। यदि दुश्मन चुनौतीपूर्ण व्यवहार करते हुए यदि दावा दिखाते हैं किसी वस्तु पर, तो व्यक्ति लाठी से उस चुनौतीपूर्ण दावा करने वाले दुश्मन से अपनी रक्षा करता है। इसके अलावा यदि राह में चलते हुए कोई कुत्ता काटने के लिए झपटता है, तो लाठी उस कुत्ते से भी अपना बचाव करती है। इस तरह से कवि ने लाठी का महत्व
भिन्न भिन्न रूपों में दिया है। अब इसका हम चौथा क्वेश्चन या जो आशय स्पष्ट करने को कहते हैं या इसे भावार्थ करते हैं या व्याख्या करते हैं, तो हम संपूर्ण रूप से इसकी बात को बोलेंगे कि कवि का कथन है कि लाठी में अनेक गुण होते हैं, इसलिए लाठी को सदा हमें अपने पास में रखना चाहिए। यदि रास्ते में चलते हुए कोई कुत्ता हमारे ऊपर झपटता है तो हम उससे रक्षा कर लेंगे। यदि कोई दुश्मन चुनौतीपूर्ण हमसे निपटने के लिए आता है तो हम लाठी के द्वारा उस दुश्मन की चुनौतीपूर्ण दावे को समाप्त कर सकते हैं, उससे भी हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। वह व्यक्ति समर छोड़कर, रास्ता छोड़कर भाग उठेगा और हम अपने को सुरक्षित समझेंगे। इस तरह से कवि का कथन है कि हे राही, जब भी तुम घर से बाहर निकलो तो सभी हथियारों को छोड़ दो, अपने साथ में लाठी रखो। लाठी एक साधारण चीज़ है, यह हमारे बड़े काम की चीज़ है, यह हमें हमारे दैनिक जीवन में रक्षा करने के लिए उपयोग में आता है। तो आगे बढ़ते हैं। गिरधर की कुंडलियाँ नंबर 2, जिस पे हम देखते हैं कि गिरधर जी ने अपनी कुंडलियों में कंबल की व्याख्या कैसे करते हैं, कंबल को कैसे व्यक्त करते हैं। कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बंद जह आड़े आवे, बकुचा बाधे मोट राति को झार बिछावे। कह गिरधर कबीराय, कह गिरधर कबीराय, मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। यहाँ पे 4 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न होगा, थोड़े दाम की कमरी हमारे किस काम आती है। ध्यान देना, थोड़े दाम की कमरी हमारे किस काम आता है। इसका आंसर कवि इस तरह से देते हुए कहता है कि कंबल एक जो साधारण सी वस्तु है, इसका दाम बहुत ही कम है। आज के ज़माने में अन्य वस्तुओं को खरीदने में जितना दाम, जितना पैसा लगता है, उसके मुताबिक कंबल का दाम बहुत ही कम है। इसलिए कंबल हमें हमेशा अपने पास में रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 होता है, बकुचा बाधे मोट से कवि क्या आशय स्पष्ट करना चाहता है। बकुचा बाधे मोट से कवि क्या कहना चाहता है। इसके परिप्रेक्ष्य में कवि का यह कथन है कि यदि हमारे घर में हमारी वस्तुएं, भिन्न भिन्न वस्तुएं अलग थलग पड़ी हुई हैं, बिखरी पड़ी हुई हैं, जो देखने में भद्दा लगता है, तो हम सोचेंगे कि यदि कोई मेहमान या कोई आगंतुक आएगा तो मेरे घर में बिखरे हुए सामान को देख करके अपने मन में न जाने किस किस तरह का कल्पना करेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि अपने घर में बिखरे हुए वस्तुओं को एक स्थान पे ला करके, कंबल पे रख करके, एक छोटी सी गठरी बना करके किसी स्थान पे छिपा देते हैं, और इस तरह से घर साफ हो जाता है, घर देखने में भी अच्छा लगता है, और इस तरह से दूसरों के सामने हमारा मान सम्मान बढ़ता है। तीसरे प्रश्न के संदर्भ हम देते हैं, मिलत है थोड़े दमरी से कवि का क्या तात्पर्य है। दमरी का मतलब होता है मूल्य या दाम।
कवि का कथन है, दैनिक जीवन में कंबल का महत्व बहुत है, लेकिन उसकी उपयोगिता के आधार पर यदि हम देखें तो उसका मूल्य उससे बहुत कम पड़ता है। इसलिए कवि ने कंबल को थोड़े दमड़ी का संज्ञा दिया है। भावार्थ के रूप में चौथा प्रश्न उठता है। कवि का कथन है, आज हमारे दैनिक जीवन में कंबल की उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा है। कंबल की उपयोगिता का वर्णन करते हुए कवि का कथन है, यदि कोई व्यक्ति मुलायम कपड़ा पहनता है, मलमल का कपड़ा पहनता है, जिससे उसका शरीर दिखाई देता है, यदि वह व्यक्ति अपने ऊपर कंबल को रख ले, अर्थात अपने शरीर को यदि कंबल से ढक लेता है, अंदर क्या पहना है कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाता, इस तरह से कंबल उसका मान सम्मान रख लेता है। यही नहीं, हमारे घर में बिखरे हुए सामान को बांधने में वह हमारा सहायता करता है, हमारे मान सम्मान को बढ़ाता है। तीसरी बात, यदि शीत ऋतु है, ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम कंबल को ओढ़ करके सो भी सकते हैं। यदि ज़रूरत पड़ती है, यदि हमारे पास सोने के लिए कुछ नहीं है, तो हम ज़मीन पे बिछा करके कंबल पे सो भी सकते हैं। इस तरह से कंबल हमें दैनिक जीवन में सोने के लिए भी काम आ सकती है। कवि इन्हीं परिप्रेक्ष्यों में देख करके कंबल के महत्व को बताते हुए कहता है कि कंबल का दाम उसकी उपयोगिता के आधार पे कम है, बहुत कम है। इसलिए हे मनुष्य, हे मानव, हे साधुजन, तुम सभी इस बात का सदैव ध्यान रखना कि कंबल हमारे पास होनी चाहिए। इस तरह से कवि ने कंबल की उपयोगिता को बताया है और हमें सदैव कंबल साथ पे रखने की बात बताई है। अब हम गिरधर जी की तीसरी पोयम, मतलब कविता का तीसरा पद्य में पढ़ने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो, थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी ज़्यादा लग रहा है। गुण के गाहक सहस नर, बिनु गुण लहे न कोय, जैसे गुण के गाहक सहस नर, बिनु गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को रंग एक, काग भय सबे अपावन। कह गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। इस तीसरे पद्यांश में प्रश्न नंबर 1 होता है, सहस नर किसके गाहक हैं? कवि प्रश्न के रूप में यह पूछता है कि सहस नर किसके ग्राहक हैं? गुण से कवि का तात्पर्य क्या है? तो हम बोलेंगे कि आज का मनुष्य जब किसी से मिलता है तो वह दूसरे के गुण और अवगुण को देखता है। व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति की योग्यता और व्यक्ति का व्यवहार ही उसकी पहचान होती है। यह व्यक्ति का विशेष गुण है। सत्यवादिता, मधुर वाणी किसी भी व्यक्ति को उसके नज़दीक, उसके सानिध्य या उसे अपना बनाने में सहायक होती है। इस तरह से जिन व्यक्तियों में ये सभी गुण होंगे, हजारों लोग ऐसे लोगों की पूजा करेंगे, हजारों लोग ऐसे लोगों को सम्मान देंगे और उन्हें अपना समझेंगे, अपनत्व की भावना रखेंगे और सदैव उनके साथ रहना चाहेंगे। इस तरह से कवि ने बताया
कि गुणवान व्यक्ति को सभी चाहते हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों में, जिन लोगों में इस तरह की विशेषता नहीं है, व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति की पहचान, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति की मधुर वाणी उसे प्रभावित नहीं कर पाती है, ऐसे लोगों को व्यक्ति अवगुण से युक्त मानता है, उससे दूर जाता है। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास में बनता है, ध्यान से देखना। कोयल और कौवे में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 2, कोयल और कौवे में क्या अंतर है? कौन सुहाना है, कौन अपवित्र है और क्यों? तो कवि का कथन है कि कोयल और कौवे में उसकी वाणी का अंतर है। कोयल और कौवे में उसके वाणी का अंतर है, क्योंकि कोयल की मीठी वाणी व्यक्ति को अपने पास बुलाती है या व्यक्ति कोयल के पास में जाना चाहता है, जबकि कौवे की कठोर वाणी अपने को अपवित्र मानती है और इसी के कारण व्यक्ति कौवे को अपने से दूर करता है या कौवा अपवित्र या अपावन माना जाता है। इस अंतर को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति की मधुर वाणी दूसरे को अपना बना लेती है और व्यक्ति कठोर वाणी अपने को अपने से अलग कर देती है। इसलिए हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए और लोगों को अपना लेना चाहिए। अब इसके तीसरे प्रश्न के रूप में एक प्रश्न उठता है, संसार में किसको श्रेष्ठ माना जाता है? क्या श्रेष्ठ व्यक्ति समाज में उन्नत करने के अवसर पाते हैं? तो आंसर होगा, संसार में वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो मधुभाषी होता है, जो मृदु भाषी होता है, मधुर बोलता है, सत्य बोलता है, व्यवहारवादिता में कुशल होता है, ज्ञानी होता है और अपनी योग्यता और व्यवहार से एक दूसरे को अपने पास में कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को समाज श्रेष्ठ मानता है, उसका मान सम्मान करता है। जिन व्यक्तियों में ये गुण नहीं होते हैं, वह व्यक्ति समाज से कटा हुआ होता है, समाज में कभी उठ नहीं पाता है, समाज में उसे किसी भी तरह का मान सम्मान नहीं मिलता है और लोग उसके विरोधी हो जाते हैं। अब हम चौथा क्वेश्चन इसी पे आधारित बोलते हैं। ये चौथा क्वेश्चन इस तरह से सामान्य ढंग से बोला जाता है कि इसका आशय क्या है, भावार्थ क्या है। तो हम कहेंगे कि कवि का कथन है कि इस संसार में गुण की पूजा होती है, अवगुण को लोग नकार देते हैं, इसलिए हमें गुणवान होना चाहिए। उदाहरण के रूप में कवि ने कोयल और कौवे को लिया। कोयल अपनी मधुर वाणी से सर्वप्रिय होती है, जबकि कौवा अपवित्र और अपावन होता है, क्योंकि उसकी वाणी कठोर होती है। कठोर वाणी किसी को प्रिय नहीं होती है। इस तरह से कौवा लोगों से दूर हो जाता है। इस बात को हम इस तरह से भी जानते हैं कि जब हम मधुर वाणी बोलते हैं तो लोग हमें अपनाते हैं। इसी बात को कबीरदास जी ने भी कहा है, वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। अर्थात मनुष्य को मधुर वाणी बोलना चाहिए, जिससे अपने मन को प्रसन्न करे, अपने मन को शीतल करे और दूसरे के मन को भी अपना मन बना ले। ऐसा प्रतीत हो कि उसके
और उसके बगल वाले में कोई भी अंतर नहीं है। इस तरह वाणी के प्रभाव से व्यक्ति एक दूसरे के समीप होता है और वाणी से व्यक्ति मान सम्मान को पाता है। इस तरह से हमें मधुर वाणी बोलने का सलाह देते हुए कवि का कथन है कि हमें अपने अंदर ज्ञान, योग्यता, व्यवहार, मृदुभाषिता और सत्यवादिता का व्यवहार अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए और एक दूसरे को अपना ही समझना चाहिए। तो अंतिम प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हुए हैं और इसका आंसर भी बताते हैं कि इस संसार में किस तरह के व्यवहार का वर्णन किया गया है। तो कवि के अनुसार इस संसार में मतलब का व्यवहार का वर्णन किया गया है। व्यक्ति एक दूसरे से जो अपना व्यवहार बनाता है वह मतलब के लिए बनाता है। जब तक मतलब रहता है तब तक वह उसके साथ रहता है। मतलब समाप्त हो जाने पे वह उसके स्वार्थ को भूल जाता है, वह उसके यादगार को भूल जाता है, क्योंकि अब उससे उसका स्वार्थ समाप्त हो गया है। तो इस तरह से व्यक्ति मुंह फेर लेता है। फिर भी हम अंत में यही कहेंगे कि व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, न्यायप्रियता होनी चाहिए, ज्ञान विज्ञान की योग्यता होना चाहिए तथा व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए और सर्वप्रिय होना चाहिए।